आज का हमारा टॉपिक है कंपीटिंग एब्जॉर्प्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जस्ट लाइक CH4O2 N2 क्लोरीन, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है और हमें किसी सॉलिड सरफेस पर इसका एब्जॉर्प्शन करवाना है। सपोज इट इज़ अ सॉलिड सरफेस और इस पर इस पर्टिकुलर गैस का एब्जॉर्प्शन होना है। ठीक है, तो ये मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। इनकी जो एब्जॉर्प्शन रेट होगी वो सेम नहीं होती है। इसमें से कुछ गैसेस जो होती है वो हाईली एब्जॉर्बेबल होती हैं और कुछ गैसेस उनके कंपैरेटिवली कुछ कम एब्जॉर्ब हो पाती हैं। तो यहाँ पर जो मीथेन और क्लोरीन गैस है ये पॉइजनस गैस है और इनकी टेंडेंसी होती है कि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यानी अगर हम इनका मिक्सचर लेंगे, इन सभी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो उन गैसेस में कंपटीशन होने लगता है कि कौन सी गैस जल्दी एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसा ही जो हम ये कंपटीशन देख रहे हैं इन गैसेस में, इसमें से मीथेन और क्लोरीन गैस जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा सा कम है। तो जहाँ पर गैसेस के बीच या किसी और कंपोनेंट के बीच में एब्जॉर्प्शन के लिए कंपटीशन हो तो इसी को ही हम बोलते हैं कंपीटिंग एब्जॉर्प्शन। So we can say what is competing absorption? If a mixture of gases is allowed to absorb on a adsorbate, the more strongly adsorbable gas absorbs to greater extent, irrespective of its partial pressure in the mixture. तो अगर हमारी गैसेस का जो मिक्सचर है, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का कितना भी हो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। बस हमें देखना है कि जो जल्दी जल्दी एब्जॉर्बेबल गैस है, जो मोर एब्जॉर्बेबल हो गैस होगी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी गैसेस के बीच में कंपटीशन होगा, जो मोर एब्जॉर्बेबल गैस है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही कहलाता है हमारा कंपीटिंग एब्जॉर्प्शन। Now next topic is adsorption from solution phase. अभी जो हम एब्जॉर्प्शन देख रहे थे वो सारे एब्जॉर्प्शन थे गैसेस का एब्जॉर्प्शन ऑन द सॉलिड सरफेस। ठीक है, वहाँ एब्जॉर्बेंट हम सॉलिड ले रहे थे और एब्जॉर्बेंट जो है वो गैस ले रहे थे। लेकिन अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो सोल्यूशन फेज में है। यानी यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंट होगा वो सोल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में होगा। तो फॉर एग्जाम्पल when an aqueous solution of ethanoic acid is taken with a charcoal, अगर सपोज चारकोल लिक्विड पर एक्वस फॉर्म में हमने चारकोल लिया हुआ है और इसके अंदर हम इथेनोइक एसिड को मिक्स करके और इसको शेक करते हैं। इस सॉल्यूशन को हम शेक कर रहे हैं। इसमें एब्जॉर्बेंट क्या है, चारकोल,
इट इज एड्सॉर्बेंट, एंड एड्सॉर्बेट क्या है? एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करके मिक्स करके इसको शेक किया जाता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि धीरे धीरे जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब एसिड कहीं पर क्या हो रहा होगा? एब्जॉर्ब हो रहा होगा। किस पर एब्जॉर्ब हो रहा है? चारकोल लिक्विड पर, चारकोल सोल्यूशन पर वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है और उसकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज लिटमस पेपर, हमने लिटमस सोल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा सबने, ब्लू और रेड दो लिटमस सोल्यूशन होते हैं जिससे हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं। तो लिटमस सोल्यूशन को जब किसी चारकोल के साथ, सपोज ब्लू, ये लिटमस जो है वो ब्लू भी हो सकता है और रेड, दो लिटमस सोल्यूशन हमारे होते हैं, ब्लू और रेड। सपोज ये ब्लू और या रेड लिटमस सोल्यूशन हमने लिया है और इसके अंदर हमने चारकोल ऐड कर दिया। ठीक है, चारकोल मिक्स कर दिया और अब उसको हम शेक कर रहे हैं। तो शेक करने पर क्या होगा कि ब्लू जो लिटमस का कलर है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, उसका कलर गायब हो जाएगा। तो कलर गायब होने का मतलब उसका जो इंडिकेटर जो उसको इंडिकेट कर रहा था, ये चारकोल विच इंडिकेट्स दैट डाई ऑफ लिटमस सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब ऑन द चारकोल, मतलब जो उसकी लिटमस की डाई थी जिसकी वजह से ब्लू या रेड कलर आ रहा था वो अब धीरे धीरे चारकोल पर क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सोल्यूशन में एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ठीक है, so we can say the solid surface can also absorb solutes from the solution. For example, adsorption of ethanoic acid on charcoal, ethanoic acid on charcoal, and second one is adsorption of litmus dye on charcoal. Adsorption of litmus dye on charcoal. Now, what is the factors of that affecting the adsorption from solution? Factors affecting the adsorption from solution. सबसे पहला ये एब्जॉर्प्शन ये फैक्टर्स हमने गैस के एब्जॉर्प्शन में भी देखे थे, तो लगभग वही फैक्टर्स जो हैं वो सोल्यूशन के केस में भी हमारे वर्क करते हैं। जैसे पहला हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। अगर दोनों एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का नेचर जो है वो सेम है, जस्ट लाइक पोलर एंड पोलर, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, तो तब हमारा एड्सॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर हमारा सोल्यूशन ऐसा है कि जो पोलर है तो पोलर के साथ में ही उसका बॉन्डिंग अच्छी सी होगी, और या कोई मतलब हमारा जो कंपोनेंट है वो ऐसा है कि जिसके साथ में जो बॉन्डिंग है या मोर लिक्विफाई हो जा रहा है वो, तो वहाँ पर एड्सॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, जस्ट लाइक एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट को हम क्या मान सकते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इन दोनों के बीच का अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है, अगर इनके बीच में फोर्स ज़्यादा है, सॉल्वेशन इफेक्ट
ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. देन सेकेंड वन इज टेम्परेचर. ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है. और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा. यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा, यानी इट डिक्रीजेस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. थर्ड इज सरफेस एरिया. वी नो दैट द एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना. जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ज़्यादा उसको साइट मिलेगा, उतना एरिया मिलेगा जिस पे वो अपने बॉन्ड्स बना सकता है या अपने मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करा सकता है. तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन increases with increase in surface area. ठीक है, तो ये मेन 3 फैक्टर्स हैं जिससे जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इन सोल्यूशन फेज वो अफेक्ट होता है. पहला, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट. अगर हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. अगर सॉल्वेशन इफेक्ट कम है यानी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा. सेकेंड वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है और मॉलिक्यूल्स जो है फ्री मूवमेंट ज़्यादा करेंगे. सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको साइट मिलेगी जहाँ पर वह एब्जॉर्ब हो सकता है. तो सरफेस एरिया increases the extent of absorption. Now we discuss about the Freundlich adsorption isotherm regarding the adsorption of adsorption in solution phase. We know that what is the relation according to the Freundlich adsorption isotherm is extent of absorption is inversely proportional to the इन गैसेस के केस में हमने देखा था एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं सोल्यूशन. सोल्यूशन को हमेशा मेजर किया जाता है कंसंट्रेशन में. तो यहाँ पर जो डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो प्रेशर पे नहीं करेगा बल्कि किस पे करेगा, कंसंट्रेशन पर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू Freundlich adsorption isotherm the extent of absorption is directly proportional to the concentration and concentration power 1 upon n. If we change this proportionality sign, we write a constant K C 1 upon n where n is greater than 1. So we can say it is a relationship between extent of absorption and concentration of solute or adsorbent C. So if we take the logarithm of the Freundlich adsorption isotherm, we find a new equation x upon m is equal to k c 1 upon n,
taking logarithm we find log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log c। अगर हम log लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log c। अब अगर हम ये देखें कि हमारा जो ग्राफ है वो वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन log x अपॉन m, log x अपॉन m एंड log c के बीच में। और अगर हमारा स्ट्रेट लाइन आती है, ये ग्राफ जो है अगर हमारी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो हमारा जो इक्वेशन है, हमारा जो सोल्यूशन एडजॉर्प्शन है वो वैलिड है, यानी हमारी इक्वेशन वैलिड होगी। ठीक है। अब इस ग्राफ में जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा? log k। तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू log k और स्लोप 1 अपॉन n इज इक्वल टू स्लोप। और इसका स्ट्रेट लाइन ये दिखाता है कि हमारा जो इक्वेशन है, ये ग्राफ है, वो वैलिड है। Now we study the application of adsorption. How we can apply the adsorption in everyday life. Now the first application is gas mask. In gas mask, it is a device which consists of activated charcoal. If it is used for breathing in coal mines, as it absorb poison gases such as the carbon monoxide and methane etc. ठीक है। तो जो कार्बन जो हमारे कोल माइंस होते हैं, कोल माइंस में जो डिफरेंट हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये गैसेस रिलीज होती रहती हैं, तो वहाँ पर जो मजदूर लोग जाते हैं तो वो उनको ऐसे मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें क्या होता है, वो चारकोल के बने होते हैं। उस चारकोल पर क्या होगा, जो हार्मफुल गैसेस हैं, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन रेट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये हार्मफुल गैसेस वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी उस गैस मास्क पर, और वो मजदूर जो है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ये जो है सप्लाई होती रहेगी। ठीक है। तो गैस मास्क बनाने में भी हम एब्जॉर्प्शन का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ द कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर हमें ह्यूमिडिटी को बनाना है, कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल, ये दो जेल ऐसे एब्जॉर्बेंट हैं जो मॉइस्चर को अपने सरफेस पर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, सिलिका जेल और कौन कौन से हमारे जो जेल है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं। तो सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं होगी, यानी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। तो सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी। या ह्यूमिडिटी को कंट्रोल ये दोनों जेल कर सकते हैं। So the third application is removal of coloring matter from solution. किसी भी सोल्यूशन से कोई कलर कंपाउंड है या कोई डाई है, उससे उस कलर को रिमूव करने में भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है एप्लीकेशन उसका हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एनिमल चारकोल इज यूज्ड एज द डीकलराइजेशन इन शुगर इंडस्ट्रीज। जो प्योर शुगर होती है उसका जो कलर होता है थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। अगर उसका ब्राउनिश कलर को रिमूव करने के लिए उसको एनिमल चारकोल पर से पास कराया जाता है, उसको उसके ऊपर रखा जाता है, जिससे उसका जो ब्राउनिश कलर है वो डिसअपेयर हो जाता है, यानी वो कलर अब्जॉर्ब हो गया उस एनिमल चारकोल पर, और हमारी शुगर जो है बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन की हेल्प से हम किसी भी कलर को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी डाई को वहाँ पर एब्जॉर्ब करा करके रिमूव कर सकते हैं। फॉर इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था लिटमस सोल्यूशन का। ये लिटमस सोल्यूशन में अगर चारकोल
हम यूज़ करते हैं तो लिटमस सोल्यूशन का ब्लू या रेड कलर या उसकी जो डाई है वो चारकोल पर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है और वो कलर रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पर एयर के लास्ट रेजिस्टेंस भी जो है वो हटा दिए जाएँ, यानी वहाँ पर उनको रिमूव कर दिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाई वैक्यूम क्रिएट करना। तो हाई वैक्यूम मतलब हम सॉलिड हटा सकते हैं, लिक्विड हटा सकते हैं, लेकिन गैस को हम किस तरीके से हटाएं, अब हम उसको मैकेनिकली तो हम इसको ऐसे हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम चारकोल का ही यूज़ करते हैं। चारकोल पर वो पर्टिकुलर गैसेस जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वो सारा वहाँ का एटमॉस्फेयर वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो द ट्रेसेस ऑफ द एयर एंड गैसेस कैन बी एब्जॉर्ब बाय चारकोल कूल्ड इन द लिक्विड एयर फ्रॉम अ वेसल विच हैज़ बीन इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप टू गिव द वेरी हाई वैक्यूम। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस को फास्ट करना है, बहुत तेज़ी से करना है, तो उसके लिए उसमें वैक्यूम पंप की हेल्प से ये इसमें इवैक्यूएटेड किया जाता है ताकि लास्ट ट्रेसेस भी जो एयर के या गैसेस के लास्ट ट्रेसेस भी वहाँ से हटा लिए जाए और एक हाईली वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट हो सके। Now, fifth is chromatographic analysis. It is based on the phenomena of adsorption, finds a number of application in analytical and industrial field. ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, कलर्ड के बेस पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। कलर्ड का एब्जॉर्प्शन रेट जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसका बैंड हमें अलग सेपरेट जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है कि एब्जॉर्प्शन रेट के बेस पर हम कंपोनेंट को मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन का ही यूज़ हो रहा है, एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन हो रही है। देन 6 इज इन क्यूरिंग डिजीज़ को ख़त्म करने में, क्योंकि हम किसी भी डिजीज़ को ख़त्म करते हैं तो हम किसी न किसी ड्रग्स का, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। वो मेडिसिन अंदर जाकर के क्या करती है, वो एक सरफेस प्रोवाइड कराती है जिस पर वो जर्म्स आकर के या वो माइक्रोब्स आकर के जिसकी वजह से वो डिजीज़ क्रिएट हो रही है या अपना सिम्टम दिखा रही है, वो जर्म्स या वो माइक्रोब्स उस ड्रग की सरफेस पर आकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उनकी जो फंक्शनिंग है वो वीक पड़ जाएगी और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे और हमारी डिजीज़ क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो इन क्योरिंग डिजीज़ में भी हम एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन देखते हैं। तो a number of drugs are used to be killing germs by getting absorbed microbes on drug surface. नेक्स्ट 7 इज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करें कि किस एसिड बेस या किसी पर्टिकुलर केमिकल के बारे में हमको इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल, सरफेस ऑफ द सर्टेन प्रेसिपिटेट हैव the property of absorbing some dyes like eosine and producing characteristic color at the end point. कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक नया कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है और उस कलर के आने पर हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो ये है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये हो सकती हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, टाइट्रेशन हमने 11th और 12th में हम देखते हैं। टाइट्रेशन में जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, तो जब एंड कलर आता है, एंड पॉइंट आता है, तो उसमें पिंक कलर अराइज होता है। तो वो पिंक कलर अराइज हो रहा है यानी उस पॉइंट पर हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये जो है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है वो पिंक कलर कब आया, जब उस इंडिकेटर ने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर जो हम बेस लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो पिंक कलर अराइज करता है, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, उसी के बाद उसने इंडिकेट किया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कलर को इसमें एब्जॉर्प्शन के बाद एक पर्टिकुलर कलर जो है वो अराइज होता है और हमें किसी भी चीज़ का क्वालिटेटिव एनालिसिस उस ऑब्जेक्ट का हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 इज हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस वहाँ जहाँ पर सॉल्यूट एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट अलग अलग फेजेस में हो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हेट्रोजीनस कैटालिस्ट अभी हमने अभी पीछे भी देखे थे, यानी सॉलिड सरफेस पर गैसेस का एब्जॉर्प्शन या सॉलिड सरफेस पर लिक्विड का एब्जॉर्प्शन या लिक्विड पर किसी सॉलिड का एब्जॉर्प्शन, ये सभी क्या थे, हेट्रोजीनस हमारे कैटालिस्ट थे। तो हेट्रोजीनस कैटालिस्ट में भी हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल है। सॉलिड के ऊपर गैस भी एब्जॉर्ब हो सकता है, सॉलिड के ऊपर लिक्विड भी एब्जॉर्ब हो सकता है या लिक्विड के ऊपर सॉलिड भी एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा।
there are many gases reactant of industrial इम्पोर्टेंस इन्वॉल्विंग द सॉलिड कैटलिस्ट। बहुत सारे ऐसे एब्जॉर्प्शन देखे हमने इंडस्ट्रीज में, मोस्टली कहाँ पर, जहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं। जैसे हाइड्रोजिनेसिस प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा कि सॉलिड सरफेस पर, ये सॉलिड सरफेस किस किस की हो सकती है, ये प्लेटिनम की हो सकती है, निकल की हो सकती है, और पैलेडियम की हो सकती है, आयरन की हो सकती है। ये सॉलिड सरफेस है और इस पर गैस का एब्जॉर्प्शन होना है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस में अमोनिया फॉर्मेशन होती है, तो अमोनिया में यहाँ पर आयरन सरफेस पर आयरन कैटलिस्ट प्रोवाइड किया जाता है और उस आयरन पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं और उनके एब्जॉर्प्शन के बाद अमोनिया फॉर्मेशन होती है। तो ये भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है जिसमें हम एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। नाउ सेपरेशन, नाइन्थ एप्लीकेशन इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका अगर हमें सेपरेशन करना है तो उसको कोकोनट चारकोल पर उसको एब्जॉर्ब कराया जाता है, क्योंकि कोकोनट चारकोल पर इनर्ट गैसेस की जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो हर गैस के लिए अलग अलग होती है। कोई जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई देर में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो कोकोनट चारकोल पर अगर हम गैसेस को एब्जॉर्ब कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन रेट, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो सभी का अलग अलग होगा। जो हाईली एब्जॉर्बेबल गैस होगी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो वीकली एब्जॉर्बेबल गैस है वो थोड़ा सा देर में एब्जॉर्ब होगी। इस तरीके से हम उन गैसेस के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सो अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल। ठीक है, इसे टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। हर गैस के एब्जॉर्प्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करके हम उनको सेपरेशन उनका कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को समझें कि इसमें क्या होता है और कहाँ पर इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ किया जाता है और स्पेशली जो सल्फाइड ओर होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक चैम्बर के अंदर हम और कौन सा ओर, वो भी सल्फाइड ओर। ठीक है, और कौन सा, सल्फाइड ओर जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। और है तो और के अंदर क्या होगा, मेटल होगी और प्लस इम्प्योरिटी होगी। मेटल प्लस इम्प्योरिटी, दो चीज़ें उसमें प्रेजेंट होंगी। तो सल्फाइड ओर को डिसॉल्व किया जाता है। और में हम पाइन ऑयल एंड वाटर, ये तीनों का मिक्सचर लिया जाता है, और पाइन ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो और पाइप के थ्रू इसमें ऑक्सीजन जो है वो बल्ब पास की जाती है, इसमें फ्लो की जाती है ऑक्सीजन, इसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वहाँ पर फ्रॉथ क्रिएट हो जाए। एयर की हेल्प से वहाँ फ्रॉथ क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब हम जो पाइन ऑयल इसमें एब्जॉर्ब किया है, जो मिक्स किया है और वाटर मिक्स किया है, तो ओवर में क्योंकि दो चीज़ है, एक है मेटल और एक इम्प्योरिटीज़, तो जो मेटल है वो पाइन ऑयल पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, मेटल एब्जॉर्ब हो जाएगी पाइन ऑयल में, और जो इम्प्योरिटी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी वाटर में। यानी दोनों का एब्जॉर्प्शन देखो रेट अलग अलग है, दोनों अलग अलग एब्जॉर्बेट पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जो मेटल है वो किस में एब्जॉर्ब हो रही है, पाइन ऑयल में, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो अर्थी इम्प्योरिटीज़, कौन सी, अर्थी इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये भी देखना है, अर्थी जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। अब क्योंकि वाटर में कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और ऑयल में जो चीज़ एब्जॉर्ब होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी, यानी पाइन ऑयल जो है जिसमें मेटल जो है एब्जॉर्ब हो रखी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके फ्रॉथ क्रिएट होते हैं, झाग बनते हैं, और झाग बन करके वो सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, सरफेस पर आ जाएंगे। और क्योंकि इम्प्योरिटीज़ पानी में भीग करके बहुत हैवी हो गई, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, तो वो इम्प्योरिटीज़ जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बॉटम पे बैठ जाएगी। ठीक है, फिर इस सरफेस को जिसमें मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस फ्रॉथ को
जो है वो अलग निकाल लिया जाता है और इसमें नेक्स्ट आगे की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो हमने देखा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में किस तरीके से एडजॉर्प्शन हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन जो ओर और इम्प्योरिटीज सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि मेटल जो है पाइन ऑयल पर एब्जॉर्ब हो रही है और इम्प्योरिटीज जो है वो वाटर पर एब्जॉर्ब हो रही है। तो फ्लोटेशन प्रोसेस में भी हम एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, लो ग्रेड sulfide ores are concentrated by separating them from earthy and silicous matter by this method, which involve the use of pine oil and frothing agent. ओके, फ्रॉथिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन वो फ्रॉथ क्रिएट करवा रहा है और पाइन ऑयल यहाँ पर इम्प्योरिटीज जो मेटल है वो एब्जॉर्ब हो रही है पाइन ऑयल पर। Now, last application is deionization of water, यानी अगर वाटर से मिनरल्स को हटा लेना है, उसके डीआयनाइज करना है, उसके आयंस को रिमूव करना है, तो तब भी हम एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन देखते हैं। तो वाटर इज डीआयनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट आयनिक और कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन्स। ये डिफरेंट टाइप के कैटायनिक और आयनिक एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। These resins absorb various ions present in the water and make it the free from ions. ये रेजिन्स जो होते हैं ये वाटर में प्रेजेंट मिनरल्स डिफरेंट टाइप के आयंस इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी जो है वो उन आयन से फ्री हो जाता है। तो डीमिनरल राइज ऑफ वाटर करना होता है, वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने एप्लीकेशन देखी एब्जॉर्प्शन की। तो डिफरेंट टाइप में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा हम एप्लीकेबल करते हैं एब्जॉर्प्शन को इन गैस मास्क। गैस मास्क में जो चारकोल सरफेस होता है उस पर डिफरेंट टाइप की हार्मफुल गैसेस जैसे CO और मीथेन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सेकेंड वन इज़ कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हम सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर मॉइस्चर जो है वो उस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। देन रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। कोई डिफरेंट टाइप के कलर कंपाउंड या डिफरेंट टाइप की डाइज जो हैं उससे अगर उस कलर को उस डाई को रिमूव करना है तो वहाँ पर भी हम चारकोल का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चारकोल्स, एक्टिवेटेड चारकोल वो उस डाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा, यानी सोल्यूशन हमारा कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। एयर को भी अगर हमें ट्रेस करना है, एयर के ट्रेसेस को भी वहाँ से रिमूव करना है तो वहाँ पर हम चारकोल का यूज़ करते हैं। चारकोल जो है वो गैसेस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ का मीडियम जो है वो वैक्यूम हो जाएगा। देन क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी यानी एब्जॉर्प्शन के बेस पर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के कलर बैंड्स हमें मिलते हैं और वो कलर बैंड्स किस वजह से मिलते हैं? अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट की वजह से। इसका प्रिंसिपल ही यही है कि अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग मिक्सचर का एब्जॉर्प्शन जो है वो होता जाएगा और हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। इन क्यूरिंग डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की ड्रग्स और मेडिसिन जो का यूज़ करते हैं, वो मेडिसिन की सरफेस पर जर्म्स या माइक्रोब्स आकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हम वो डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है, क्योर हो जाती है। दैन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर जो किसी एक पर्टिकुलर कलर को, कैरेक्टरिस्टिक कलर को शो करके हम किसी की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक टाइट्रेशन में हम एंड पॉइंट देखते हैं, एंड पॉइंट में एक पिंक कलर अराइज होता है तो उस समय एब्जॉर्प्शन हुआ उस पर्टिकुलर केमिकल का और उस इंडिकेटर की सरफेस पर वो केमिकल एब्जॉर्ब हुआ और उसने अपना एक कलर, कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो अराइज किया। तो इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, जो बताता है वो एंड पॉइंट पर एक पर्टिकुलर कलर को वो अराइज करता है। देन हेट्रोजीनस कैटालिस्ट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट फेज की एब्जॉर्बेंट पर डिफरेंट टाइप की जो एब्जॉर्बेंट हो, अगर वो सरफेस हो रहा हो, दोनों की फेसेस अगर डिफरेंट हो तो उसको हम हेट्रोजीनस कैटालिस्ट कहते हैं। तो मोस्टली जितने भी इंडस्ट्रियल हमारे कैटालिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट जैसे अमोनिया प्रोसेस या कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इनहैबर प्रोसेस, ठीक है, तो इन सब में जो हमारा सरफेस एब्जॉर्बेंट होता है वो सॉलिड होता है और जो एब्जॉर्बेंट है वो मोस्टली गैसेस होती हैं, यानी डिफरेंट फेजेस हैं। तो इसीलिए इसको हेट्रोजीनस एब्जॉर्प्शन कहते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट फेजेस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस पर, तो वो उसकी वजह से वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है और हेट्रोजीनस कैटालिस्ट हम वहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन हो रहा है।
देन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन रेट डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चारकोल पर अलग अलग रेट से इनर्ट गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब होंगी, जिसकी हेल्प से हम उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। देन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है। सल्फाइड ओर में पाइन ऑयल और वाटर को मिक्स किया जाता है, डाला जाता है, जिसमें ओर में प्रेजेंट जो मेटल है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी पाइन ऑयल के थ्रू, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वाटर में जो चीज़ एब्जॉर्ब होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जबकि पाइन ऑयल में जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, यानी सल्फाइड और जो पाइन ऑयल में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो फ्रॉथ की फॉर्म में, हल्के होकर के फ्रॉथ की फॉर्म में वो सरफेस पर आ जाएंगे और उनको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन के बेस पर हम इन दोनों को और को इम्प्योरिटी को सेपरेट कर पा रहे हैं, इसको कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं। द लास्ट वन इज डीआयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो डीआयनाइजेशन ऑफ वाटर यानी वाटर से डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को, आयंस को सेपरेट करना। तो वो आयंस पर्टिकुलर चारकोल पर एब्जॉर्ब करवा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, अब वो वाटर से बिल्कुल फ्री हो, वाटर जो है हमारा आयन फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम एब्जॉर्प्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, जहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन को देख रहे हैं।